आज का ये वीडियो मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एज अ रिवीजन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बनाया है। आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। जैसा कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, जिस चैप्टर में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में दो तरह के कंट्रोल सेक्शंस होते हैं। एक को हम फिजिकल कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं। फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। बिना एक दूसरे की सहायता के हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर नहीं चल सकता है। इसीलिए फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल के बीच में जो सामंजस्य बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, उसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यानी कि यही फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग को हम इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिजिकल कंट्रोल में हमारा हो गया हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और केमिकल कंट्रोल में आ जाएंगे कि हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सारे के सारे ग्लैंड्स इसमें काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स भी होते हैं जो ब्रेन से जुड़े होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स से भी होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। और हमारे शरीर का सारा मैकेनिज्म, सारा कंट्रोलिंग पावर ब्रेन के पास होता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक एक्शन ऐसा भी होता है जो एक्शन ब्रेन नहीं करता है। वह एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करता है और बाद में ब्रेन को खबर देता है। और उसी एक्शन को, जो एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसी एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क दोनों एक ही चीज़ है। मैं आगे जाकर बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या समानता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमारा पैर किसी कांच या किसी लोहे के टुकड़े पे पड़ गया और हम देखते हैं कि हमारा पैर अचानक से हट गया, बिना किसी को कुछ बताए, ऑटोमेटिक हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बाद में आप देखते हैं कि आपको ये फील होता है कि वो यहाँ पे शीशा था या कांटी था या लोहे का टुकड़ा था जो मुझे लग गया। ये फीलिंग्स आपको बाद में होती है, लेकिन पहले पैर आपका हट जाता। अब ये पैर हटा क्यों? आपको लगा कि अचानक से पड़ा, अचानक से हट गया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उतना जल्दी ही हमारा पूरा नर्वस कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हुआ, एक्शन लिया, रिएक्शन के फलस्वरूप आपका पैर वहाँ से हटा। जैसे ही आपका पैर लोहे के टुकड़े या कांच पे पड़ा, एक मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि जो भी मैसेज ब्रेन के पास जाता है वो सारा का सारा मैसेज थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो एक मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने ये डिसीजन लिया कि जब तक हम ब्रेन को इसके बारे में बताएंगे, ब्रेन इस पे काम करेगा, तब तक तो इसका पैर ख़त्म हो जाएगा। तो उसने
ऑर्डर दिया कि पैर को तुरंत हटा लीजिए वहाँ से। और जब पैर हट जाता है और उसके बाद ये मैसेज वो ब्रेन को देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने वहाँ से पैर हटवा दिया, तब जाकर जब यह मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है तब जाकर ये फीलिंग्स आपको होती है कि हमारा पैर किसी लोहे के कील पे या शीशा पे या आग पे पड़ गया था, और तब आपको वहाँ पे पेन फील होती है जब यह ब्रेन को मैसेज आता है। अब इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाता है कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है और हम कहते हैं कि ऐसे ही हो गया। लेकिन इस बीच में दो नर्व्स, दो न्यूरॉन्स काम किया, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि जैसे ही आपके मसल्स में लोहे की कील या कांच का टुकड़ा लगा, उस इफेक्टेड मसल से ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रीजन में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के दो एरियाज होते हैं। पीछे वाले एरिया को हम डोर्सल एरिया कहते हैं, डोर्सल रीजन कहते हैं, और सामने वाले एरिया को हम वेंट्रल रीजन कहते हैं। तो मैसेज गया थ्रू सेंसरी नर्व डोर्सल एरिया में, डोर्सल रीजन ऑफ स्पाइनल पीस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब उस एरिया से, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल एरिया से यह मैसेज फिर आएगा वेंट्रल एरिया में थ्रू द इंटर न्यूरॉन्स। फिर वहाँ पे एक न्यूरॉन काम किया, इंटर न्यूरॉन, जो मैसेज डोर्सल से वेंट्रल की तरफ लेकर आया। फिर वेंट्रल एरिया से, वेंट्रल रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिया गया ऑर्डर या कमांड अफेक्टेड मसल्स तक जाता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और तब जाकर हमारा पाँव हटता है। यानी कि इफेक्टेड होने से लेकर और पैर हटाने तक इतने सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं द मैसेज फ्रॉम affected area to a spinal cord carried by sensory neurons, and the order and command given by the spinal cord goes through motor neuron to affected muscles। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि यह मैसेज ब्रेन को देता है, और तब ब्रेन जाकर इसको आपके बॉडी को फील कराता है कि आपको ऐसे ऐसे हुआ है, अब आपको पेन फील होता है। और ये सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए इसी सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। पहला नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब ही होता है चारों तरफ, यानी कि हमारे बॉडी में पूरे हेड टू टो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सारे के सारे सेल के ऊपर जो न्यूरॉन्स लगे हुए हैं वो सारा का सारा पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं, इसीलिए उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथ, जैसे अभी भी आपका रिफ्लेक्स आर्क जो हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन जो हुआ, वो ऑटोनॉमिक यानी ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि अब आप देखें कि आपका पैर कील में लगा, शीशे के टुकड़े में लगा और फिर वहाँ से पैर हटा, इस बीच में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज आया
मोटर न्यूरॉन के द्वारा ऑर्डर कमांड गया, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है कि जिससे जैसे वहां से मैसेज आया और यहाँ से कमांड गया, इस पाथ को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये पाथ ही तो, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक यानी कि सिंपैथी, सहानुभूति, तो लोगों को आप सहानुभूति कब दिखाते हैं? जब कोई लोग प्रॉब्लम में होता है। तो स्वाभाविक है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आप नॉर्मल कंडीशन से अचानक अबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन से जब आप अचानक एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तब जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकले और आपका कोई इनेमी, आपका कोई शत्रु जो आपके जान का प्यासा है, वो आपको अचानक से मिल गया। उस समय क्या होगा? उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? आप डर जाएंगे। तो जैसे ही आप डरते हैं, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि फिजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल दोनों एक साथ काम करते हैं। तो एक तो नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल कंट्रोल भी काम में आ गया। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से आपको एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट हुआ, इसीलिए एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड तो एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं, लेकिन उसके एड्रिनलिन को 3F यानी कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। या तो आप डरेंगे, या तो आप सामना करेंगे, लड़ाई करेंगे, या वहां से भाग जाएंगे। ये सब कुछ हार्मोनल कंडीशन पे, हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसी स्थिति में देखेंगे कि आपकी शरीर के जो हेयर हैं वो खड़े हो गए, शरीर का हेयर खड़ा हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, सर के बाल खड़े हो गए, सांसें तेज चलने लगी, भूख प्यास बंद हो गया, यानी कि डाइजेशन डाउन, रेस्पिरेशन हाई, ब्लड सर्कुलेशन हाई, एक्सक्रीशन लो, ये सब कुछ होने लगे। ये सब कुछ होता है एड्रिनलिन के कारण, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा करवाता है। फिर कुछ समय के बाद आप अपने घर सकुशल पहुंच गए। अब काम करेगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया था नॉर्मल टू एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे नॉर्मल कंडीशन में थे आप, अचानक से एबनॉर्मल कंडीशन में आ गए, उस समय काम किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आप घर पहुंच गए, अब आप अब नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आएंगे, तो एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में आपको लेके जो आएगा वो कहलाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या होगा कि आपके जो शरीर के बाल खड़े हो गए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपके सर के बाल खड़े हो गए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपके आईबॉल नॉर्मल हो जाएंगे, आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको भूख प्यास भी लगेगी और आपको एक्सक्रीशन की भी जरूरत होगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? डाइजेशन डाउन, रेस्पिरेशन हाई, ब्लड सर्कुलेशन हाई, आई बॉल बिग, रेजिंग हेयर हो जाता है, एक्सक्रीशन स्लो, डाइजेशन स्लो। अब ये ठीक उल्टा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में।
अब क्या होगा, डाइजेशन हाई, एक्सक्रीशन हाई, रेजिंग हेयर डाउन, आई बॉल इन नॉर्मल कंडीशंस, रेस्पिरेशन नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम हुआ, तो इस सिस्टम में आपने देखा कि हमारा फिजिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों एक साथ काम किया, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम भी काम किया और हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी इस पोजीशन में हमारे साथ एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया। इसीलिए यह हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाया ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक का रिवीजन लेकर आप लोगों के पास आएंगे। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।